So, welcome in this first lecture of Statistics 1 of IIT Madras Data Science। तो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते करते पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो देखो, जैसा मैथ्स की यूनिट 1 यानी कि कह सकते हैं कि वीक 1 वीक 2 बहुत इजी है, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इजी है। जैसा आप 12th में जो पढ़ के आए हो वहाँ से ज़्यादा आपको मोस्टली कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, सिमिलर टू वही है, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हैं तो वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो हमारा चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि चैप्टर 1 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बात करते हैं कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है स्टैटिस्टिक्स की। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता क्या है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, इससे और इजीली आपको समझ में आ जाए। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ द आर्ट of learning from data. It is concerned with the collection of data, their subsequent descriptions and their analysis, which often lead to the drawing of conclusions. तो देखो, आसान शब्दों में अगर कहें तो स्टैटिस्टिक्स एक तरीके की आर्ट या टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं कि जो अगर डेटा है हमारे पास, हम डेटा को स्टडी करते हैं और डेटा को स्टडी करने के बाद हम उसमें से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं उस डेटा की लर्निंग के बेसिस पे। और डेटा से कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो आपका डेटा होता है, देखो, जब डेटा साइंस इज़ टोटली रिलेटेड टू द डेटा। अब डेटा क्या है कि डेटा की क्या क्या प्रोसेसेस करते हैं, तब जाके क्या डेटा के ऊपर काम करना होता है, तब जाके एक डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। तो वो सारी प्रोसेस आप इस डिप्लोमा में या डिग्री तक अगर आप जाएंगे बीएस की तो आप पढ़ेंगे। तो डेटा तो हर जगह है, एआई में डेटा है, जहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको डेटा है। तो उस सारे डेटा का क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। डिस्क्रिप्टिव डेटा का हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो जो एनालिसिस करने की प्रोसेस है, जैसे नहीं कहते हैं डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, या डेटा एनालिस्ट जो काम करता है, तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा का एनालिसिस करता है। तो वही चीज़ है कि एनालिसिस करने के बाद जो डेटा से जो कंक्लूज़न निकलता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंक्लूज़न की, ठीक है। तो डेटा से जो कंक्लूज़न निकलता है उसके बीच की जो प्रोसेस है वो सारी कुछ हमें पढ़नी होती है। तो उनमें से एक पार्ट आपका स्टैटिस्टिक्स भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ तो पॉपुलेशन इज़ नथिंग, जो भी आपको डेटा का पूरा कलेक्शन दिया गया, वो स्ट्रक्चर्ड हो ना हो, वो सब क्या होती है, पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन को मैं आपको इजी शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा कि पॉपुलेशन, सपोजिटली पॉपुलेशन एक पूरा डेटा सेट है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ मैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं कह दूं कि स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, तो कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट को मैंने उठा लिया, तो वो एक आपका पॉपुलेशन हो गया। और डेटा के टर्म्स में अगर मैं एक बात करूं तो मान लीजिए कि मैंने आपको एक पूरा चैप्टर दे दिया है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक पूरा चैप्टर दे दिया है, तो चैप्टर आपका क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया पूरा। किसके टर्म्स में, सैंपल के टर्म में। कैसे कि मैंने कह दिया कि ये आपका चैप्टर है एंड इस चैप्टर में से आपको निकालना है, इस चैप्टर में से आपको एआई को पढ़ना है। उस चैप्टर में कई सारे कंटेन थे, जैसे कि एआई के अलावा भी था, डेटा साइंस भी था, वेब डेव भी था। तो आपको क्या करना है, एआई करना है। तो क्या हो गया कि जो आपका पूरा पॉपुलेशन होता है वो क्या करता है, उस पॉपुलेशन में से हम कुछ डेटा को निकालते हैं, वो हमारा हो जाता है सैंपल। तो द टोटल कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, पूरा कलेक्शन है डेटा का। अच्छा, अब देखते हैं कि सैंपल क्या है। सैंपल, अ सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन दैट विल बी स्टडीड इन डिटेल इज कॉल्ड अ सैंपल। अ सब ग्रुप, तो मैंने बताया ना कि कोई पूरा जो चीज़ है, सपोज ये होती है आपकी पॉपुलेशन, इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है सैंपल, ठीक है। वही बात है कि जैसा मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, एक सेट है और उसका सबसेट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जैसे बताया गया एक एग्जाम्पल के थ्रू कि पॉपुलेशन इतना बड़ा डेटा सेट है, उसमें से आपने इतना छोटा सा निकाल लिया तो वो आपका सैंपल हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज अ सर्वे इज कंडक्टेड टू नो द पीस
the prices of all house in Tamil Nadu and 1000 houses were randomly selected from the urban areas of Tamil Nadu. ठीक है, तो क्या है, एक सर्वे करनी है और उससे क्या किया, तमिलनाडु के 1000 हाउसेस रेंडमली सेलेक्ट करे गए फ्रॉम द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में से तमिलनाडु के. ठीक है, दिस स्टडी इट इज कंक्लूडेड दैट प्राइस ऑफ अ हाउस पर स्क्वायर फीट इज रफली 5680. तो जो पर स्क्वायर फीट जो हाउस का प्राइस था वो 5680 रुपीज़ के अराउंड था. देन द सैम्पल कंसिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड 1000 हाउस फ्रॉम द अर्बन एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल हाउसेस इन तमिलनाडु. तो देखो, हमने तमिलनाडु से जो 1000 हाउस जो रेंडमली उठाए थे वो क्या था, वो आपका था सैंपल, वो आपका था सैंपल किसके रिस्पेक्ट में, जो ऑल हाउसेस हैं. कौन से ऑल हाउस हैं, कहाँ में, कहाँ पे, तमिलनाडु में. तो तमिलनाडु में जो सारे हाउसेस हैं उनके रिस्पेक्ट में 1000 हाउसेस क्या थे, वो सारे सैंपल थे. तो एग्जाम्पल इसको आप लोग एक बार और पढ़ के देख लीजिए. मेजर ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है. इसका क्या है, द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड समराइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. देखो क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं कि हम डेटा का समरी निकालते हैं. ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, उसकी समरी निकालते हैं अपनी टेक्निक्स को लगा के. तो वो क्या होता है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है. समराइजेशन ऑफ डेटा मीन्स न्यूमेरिकल ग्राफिकल समरी ऑफ डेटा. जैसे हम कोई भी डेटा आपको दे दें, मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट का डेटा दे दिया है, आपको एक स्टूडेंट की टेबल दे दी है किसी क्लास के, और स्टूडेंट्स के डेटा में रोल नंबर है, ठीक है, नेम है, सब कुछ है उसमें, एड्रेस है उसका. तो इन सारे पे क्या करता है, इन सारी चीज़ों में से आपको क्या करना है, एक कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कोई समरी निकालनी है. तो वो क्या होता है, उस टाइप का स्टैटिस्टिक जो कहलाता है वो डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक होता है. अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी may be performed either on a sample और a population data. मतलब हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो पॉपुलेशन पे भी लगा सकते हैं और सैम्पल डेटा पे भी लगा सकते हैं, दोनों पे कर सकते हैं. ठीक है, अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की बात करते हैं. द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक कंसर्न विद ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा. The part of statistic concerned with drawing conclusion from the data is called inferential statistic. यानी कि जिसका पर्पज है कि हम उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करें. ठीक है, पर्पज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. अब देखते हैं इसका पर्पज क्या है. इफ द पर्पज ऑफ एनालिसिस इज टू एग्जामाइन एंड एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्टेड डेटा ओनली. अगर पर्पज क्या है हमारा, कि जो हमारा कलेक्टेड डेटा है उसमें से हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना है. ठीक है, देन द स्टडी इज डिस्क्रिप्टेड. तो स्टडी क्या होगी, डिस्क्रिप्टेड होगी. ठीक है, जो कि पहले था. अब एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं कि अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, पर्पज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हम पर्पज देख रहे हैं. तो इसमें क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं. अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट गिव एन एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स. 50 बच्चों ने क्लास के 100 मार्क्स का एग्जाम दिया. एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द क्लास इज कैलकुलेटेड 65. जो क्लास का एवरेज मार्क्स है वो 65 कैलकुलेट करा गया. दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बिकॉज हेयर वी आर जस्ट समराइजिंग द डेटा. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा की समरी को जो डेटा है उसको समराइज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास. ये हमने क्या निकाला, एक समरी निकाली डेटा के बेसिस पे. आपको एक पूरी लिस्ट दी गई थी कि इनके इतने नंबर आए, इसके इतने नंबर आए, इसके इतने नंबर आए, सारे बच्चों के कितने टोटल बच्चे थे 65. उसमें से आपने क्या किया, समरी निकाल दी. ठीक है, पूरा एक समरी बना दी, तो समराइजेशन कर दिया. तो वो क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. इफ द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन एंड द पर्पज ऑफ द डेटा स्टडी इज टू यूज द इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी इज इन्फरेंशियल. अब देखो इन्फरेंशियल के बारे में कौन सा एग्जाम्पल दिया गया, ये है. एग्जाम्पल को पढ़ के देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा. आर टीचर वांट टू नो द एवरेज मार्क्स of all students in the school. Since there is a large number of students in the school, the teacher collects a sample of students from the school and calculate average marks of the selected students. ठीक है, which is say 60 marks. Then teacher made the conclusion using statistical techniques that average marks of all students in the school is 60. This type of study is called inferential statistic because here we are making conclusion about population based on the sample data. ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक समझना, पहले यहाँ पे
हमने जो हमारा डिस्क्रिप्टिव डेटा था उसके एग्जांपल में हमने क्या किया था, जो पूरे 50 स्टूडेंट्स हमारे पास थे उन सबका हमने क्या किया था, एवरेज निकाला था। यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले एग्जांपल में जो हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा इन्फेरेंशियल जो हमारा स्टैटिस्टिक टेक्निक है उसका एग्जांपल है। हमें पूरे स्कूल का निकालना था। किसका निकालना था, यहाँ देखना, हमें पूरे स्कूल का निकालना था एवरेज मार्क्स। तो टीचर ने क्या किया, एक सैंपल उठाया और उसमें से क्या किया, उसका एवरेज मार्क्स निकाल दिया। तो हमें पूरे स्कूल के बच्चों का निकालना था। तो हमने क्या किया, हमने पूरे स्कूल के बच्चों का नहीं निकाला, हमने उसमें से एक ग्रुप उठा लिया, हमने कुछ रैंडम ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए स्कूल में थे 1000 बच्चे, हमने उनमें से कोई एक रैंडम ग्रुप उठा लिया 50 का, उस पर हमने स्टडी कर ली। स्टडी करने के बाद 50 बच्चों के अगर 60 मार्क एवरेज आए तो हमने बता दिए कि सबके ही 60% एवरेज मार्क्स हैं। तो ये क्या हो गया कि हमने कोई एक छोटा सा डेटा उठा के उसके ऊपर अपनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के समरी निकाल दी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 2 हमारा है डेटा। अब डेटा के बारे में पढ़ के देखते हैं डेटा क्या है। डेफिनेशन देखो, डेटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड समराइज्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा क्या है, डेटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या है, फैक्ट्स हैं एंड फिगर है। वो डेटा हो सकता है आपका, अगर एग्जांपल ले लें सिंगर्स इन इंडिया, तो सिंगर्स का डेटा हो सकता है इंडिया में, जिनमें उनका एवोल्यूशन टाइम या लिखा होगा, उनकी जर्नी लिखी होगी, उनके अवार्ड्स लिखे होंगे, उनके सॉन्ग्स लिखे होंगे, ठीक है, उनके बारे में लाइफ के कुछ फैक्ट्स लिखे होंगे। तो ये मान लीजिए एक डेटा हो गया। अब ये क्या है, डेटा फिगर्स कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड समराइज्ड। ये एनालाइज भी इसको कर सकते हैं, समराइज्ड है फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब देखते हैं पर्पस टू कलेक्ट द डेटा। पर्पस क्या होता है, जनरली वी कलेक्ट द डेटा व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ सम ग्रुप ऑफ पीपल एंड प्लेस, थिंग्स और इवेंट। हम डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं, जब हमें किसी के बारे में स्टडी करनी होती है। सपोज एग्जाम्पल है, टू नो ऑल टेम्परेचर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ इन चेन्नई इंडिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो टेम्परेचर्स हैं पर्टिकुलर मंथ में, वो हमें चेन्नई में स्टडी करना है। तो हम एक पूरा क्या करेंगे, एक डेटा बनाएंगे, उसके ऊपर अपनी एनालिसिस टेक्निक्स लगाएंगे, उसे समराइज करेंगे, देन हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। एग्जाम्पल और है, टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन देयर क्लास। तो हम क्या करना है, डेटा हमें अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। एक लिस्ट क्या करेंगे, एक लिस्ट ऐसी बना लेंगे। लिस्ट में जैसे हम ऐसे लिस्ट में नाम लिख लेंगे, यहाँ हम मार्क्स लिख लेंगे स्टूडेंट्स के, देन वो क्या हो गया, वो हमारे पास एक डेटा हो गया। अब देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इजी वे में से समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की अगर मैं बात करूं तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ डेटा सेट दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ predefined manner. Under unstructured information is typically text heavily but may contain data such as dates, number and facts as well. Also understand data requires more work to process and understand. अब सीधी भाषा में समझते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जैसे कि आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है, तो उसमें आपने सारी चीज़ें अलग अलग तो बताई नहीं, आप अपने पूरे दिन की कहानी बता रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, तो सारा कुछ आपने क्या किया, एक ही टेक्स्ट मैसेज में सब कुछ लिख दिया, ठीक है, वो कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि आप स्ट्रक्चर्ड मैनर ये हो गया कि जैसे एक बुक है, बुक में सबसे पहले दिया गया है, डिफाइन करा गया है कि ये पेज पे ये चैप्टर है, इस पे ये और टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो एक तरीके से आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, जिसमें आपको डेटा को फाइंड आप लोग कर सकते हैं किसके बेसिस पे, क्योंकि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या हो गया, यूट्यूब कमेंट्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इमेज फाइल्स वो भी अनस्ट्रक्चर्ड है, सोशल मीडिया पोस्ट अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग उसका कोई स्ट्रक्चर थोड़ी ना होता है। व्हेन डेटा आर स्कैटर्ड विथ नो स्ट्रक्चर either not in any standard format, the information mentioned is very little use, तो वो डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट एंड इट इज क्लियरली डिफाइंड एंड सर्चेबल एज फॉर द इंफॉर्मेशन इन द डेटा सेट टू बी यूजफुल। जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है
वो क्या होता है, उस डेटा को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखते हैं। सपोजिटली एक लिस्ट आपने बनाई है स्टूडेंट की अपने एक्सेल शीट में, जिसमें आपने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए हैं, इसमें आपने नंबर्स लिख दिए हैं, सपोज 1 देन 2, ठीक है। यहाँ पे आपने उनके रोल नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने उनके नेम्स लिख दिए हैं, यहाँ पे आपने उनके सपोजिटली उनके आपने एड्रेसेस लिख दिए हैं, यहाँ पे आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, और सारे स्टूडेंट को इसी टेबल इसी फॉर्मेट में आपने रख दिया है। तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके से आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। वी मस्ट नो द कंटेक्स्ट ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट इट होल्ड, ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड डेटा इज ईजी टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। ये डेटा क्या होता है, ईजिली एनालाइज किया जा सकता है। आपको कोई स्टूडेंट सर्च करना है, आपने डाला ये नंबर, ये रोल नंबर है, तुरंत आ गया। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि सारे सेक्शंस में वो स्टूडेंट को आपने बांट दिया। एक सेक्शन, एक कॉलम हो गया आपका, यहाँ पे आपने रख लिया रोल नंबर, यहाँ पे रख लिया आपने नाम, यहाँ पे रख लिया आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो सारा कुछ डेटा आपके पास अलग अलग आ गया है। तो वो डेटा क्या होता है, वो डेटा हो जाता है आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब देखते हैं डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट। देखो वही एग्जांपल आ गया जो मैं दे रहा था। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे नाम दे रखा है, आपने जेंडर दे रखा है, आपने डेट ऑफ बर्थ दे रखी है एक कॉलम में, आपने 10th के मार्क्स दे रखे हैं एक कॉलम में, एक कॉलम में आपने बोर्ड दे दिया है। तो ये सब क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। अब देखते हैं ये भी डेटा, देखो डेटा सेट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल्स एंड केसेस पे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि केस क्या है। अ केस ऑब्जर्वेशन इज अ यूनिट फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड। केस क्या है, केस या उसी को ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो केस और ऑब्जर्वेशन वो चीज़ है, इज अ यूनिट फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड, जिसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। क्लास शुड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द डेटा सेट। केसेस में, केसेस क्या है, केसेस शुड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द डेटा सेट, ठीक है। अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे। एक बार वेरिएबल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रीब्यूट दैट वेरीज अक्रॉस द ऑल यूनिट, ठीक है, इंट्यूटिवली, और अ वेरिएबल इज दैट वेरीज, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल। इन द टेबल 1 ऑफ द स्टूडेंट डेटा सेट ईच स्टूडेंट Anjali, Pradeep, Divya, etc. are cases, as data is collected for every student and all the name uniquely identify each row in the data set and variables are name, gender, date, birth. देखो केस वो चीज़ है, ऑब्जर्वेशन या केस वो चीज़ है जिसके लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अ केस ऑब्जर्वेशन इज अ यूनिट फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड, तो देखो ये अंजलि, प्रदीप, दिव्या मान लो एक क्लास के स्टूडेंट थे, इनके बारे में स्टडी करनी थी, तो इनके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया। वो डेटा क्या कलेक्ट किया, हमने डेटा कलेक्ट किया नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और बोर्ड। किसके लिए कलेक्ट किया, अंजलि, प्रदीप और दिव्या के लिए। क्या डेटा कलेक्ट किया, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो अंजलि, प्रदीप, दिव्या क्या हुए, वो केसेस हुए। क्यों, क्योंकि इनके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है। और वेरिएबल्स क्या हुए, जो डेटा जिस फॉर्मेट में कॉलम्स में हम कनेक्ट करते हैं, जितने कॉलम्स हम बनाते हैं। तो कॉलम्स क्या बनाए थे, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बोर्ड, ये सब क्या थे, कॉलम से। तो ये सब क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है 100% क्लियर हो गया होगा। केसेस का, केस ऑब्जर्वेशन एक ही बात हो गई, और वेरिएबल्स का। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे, ठीक है। नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या है, द स्टूडेंट डेटा सेट इज इन टेबुलर फॉर्म। इफ वी वांट टू ऑर्गेनाइज अ डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म देन फॉलोइंग 2 पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। देखो जो रोज हैं, रोज क्या कह रही है, फॉर ईच केस सेम एट्रीब्यूट इज रिकॉर्डेड। फॉर ईच केस, अब देखना फॉर ईच केस, जैसे कि एक केस हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन। अभी क्या किया हमने, किसके लिए डेटा कलेक्ट किया है, ये हमने फर्टिलाइजर्स के लिए कलेक्ट किया है डेटा। तो नाइट्रोजन, फिर क्या है, फॉस्फोरस, फिर क्या है, मैन्योर, फिर क्या है, कंपोस्ट, ठीक है, पोटेशियम। तो ये सारे क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं जिनके लिए डेटा कलेक्ट किया। तो ये क्या है, केसेस हैं। तो यहाँ पे क्या बात लिखी है नोट में, रोज रिप्रेजेंट केसेस। रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, केसेस। देखो ये रो 1, रो 2, रो 3 क्या केसेस रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फॉर ईच केसेस सेम एट्रीब्यूट इज रिकॉर्डेड। सेम एट्रीब्यूट, सारे केसेस के लिए यही सेम एट्रीब्यूट रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये सारे क्या हैं, फर्टिलाइजर्स, इसे कह सकते हैं नेम ऑफ फर्टिलाइजर्स, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, एरिया, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन किलोग्राम। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है।
क्योंकि डेटा किसके लिए कलेक्ट किया है, नाइट्रोजन पोटेशियम यानी कि फर्टिलाइजर्स के लिए। तो ये वाला कॉलम हमारा क्या है, जितने इसमें लिखे हैं ये सारे क्या है, हमारे केसेस हैं। ये सारे क्या है, हमारी फील्ड्स, ये फील्ड्स हमारी वेरिएबल्स हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा हमारा दो टाइप का होता है, कैटेगरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा जिसमें कैटेगरीज होती हैं, न्यूमेरिकल डेटा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब कैटेगरिकल डेटा के बारे में एक बार समझ लेते हैं। कैटेगरिकल डेटा आर ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, इसको नोट कर लीजिए। Categorical data are also called qualitative variable and it identify the group membership. Also we cannot perform any meaningful mathematical operation on it. हम कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर, जो हमारा कैटेगरिकल डेटा होता है उसके ऊपर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और कैटेगरिकल डेटा को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं, ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कैटेगरिकल डेटा जो हमारा होता है उसके बारे में देखते हैं। इन द स्टूडेंट डेट शीट विच इज इलस्ट्रेट इन टेबल 1, जेंडर इज अ कैटेगरिकल डेटा। जेंडर इज कैटेगरिकल डेटा है, कैटेगरी है इसमें, बिकॉज इट हैज़ टू कैटेगरीज एज फीमेल एंड मेल। तो जेंडर क्या हो गया, कैटेगरिकल डेटा हो गया। वी कैन क्लासीफाई एनी ऑब्जर्वेशन इनटू वन ऑफ दीज टू कैटेगरीज, ठीक है। हम इन दोनों कैटेगरीज में से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कोई भी एक कैटेगरी का। एंड ऑल्सो बोर्ड इज अ कैटेगरिकल डेटा। बोर्ड पे हम कुछ मतलब हम बोर्ड में मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैटेगरिकल डेटा में हम कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैटेगरिकल डेटा में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते ही नहीं है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो कैटेगरिकल डेटा में नहीं होते हैं, तो हम उसमें कुछ डिवाइड सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। बोर्ड कैटेगरिकल डेटा है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल डेटा क्या है, न्यूमेरिकल डेटा आर ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होती है, क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या हो जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल डेटा। इट डिस्क्राइब द न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा, ठीक है। वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा। हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इस डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। मार्क्स क्या है, कैटेगरिकल डेटा है, क्यों न्यूमेरिकल डेटा है, क्यों, मार्क्स में हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिकल डेटा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं मेजरमेंट यूनिट्स। तो मेजरमेंट यूनिट हमारा एक तरीके से कहें तो न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे होगा, क्यों, स्केल डिफाइन द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा डिफाइन करता है सच एज वेट मेजर्ड इन किलोग्राम, प्राइस इन रुपीज़, हाइट्स इन सेंटीमीटर्स। तो क्या मेजर वाली जितनी भी यूनिट होती हैं वो सब क्या होता है हमारा कैटेगरिकल डेटा। टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। टाइम सीरीज, इफ द डेटा इज रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड, ठीक है भाई, then it is called time series data. Also graph of the time series showing value in chronological order is known as time plot example, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या है। द डेटा कलेक्टेड टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर इन डेली फॉर 7 different days in a time series data because data is recorded only for one place, Delhi, and it is recorded over a period. किसी भी एक प्लेस के लिए ओवर अ पीरियड अगर कोई डेटा डिफाइन करा जाता है तो वो होता है हमारा टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। उसे टाइम प्लॉट भी कहते हैं। तो अगर कोई एक प्लेस है, प्लेस क्या है, एक ही है दिल्ली, उसके लिए 7 दिन के डिफरेंट डेज में डेटा का क्या करा जा रहा है, टाइम के बेसिस पे उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो क्या है, टाइम सीरीज डेटा। अब दूसरा देखते हैं, इफ द डेटा इज ऑब्जर्व एट द सेम टाइम देन इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या है, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या बताता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा है कि मल्टीपल चीज़ों के लिए सेम अमाउंट सेम टाइम पे डेटा को कलेक्ट करना। दिल्ली, चेन्नई, जयपुर और भोपाल के लिए पर्टिकुलर डे पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा हो गया। दोनों को समझने की कोशिश करना। टाइम सीरीज डेटा हमारा वो डेटा है जिस डेटा में हम
अलग अलग डेज पे सेम प्लेस के लिए कोई चीज़ निकालते हैं। और क्रॉस सेक्शनल डेटा का वो डेटा है, क्रॉस सेक्शंस, जिसमें हम मल्टीपल सिटीज़ के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं और वो डेटा सेम डे के या सेम टाइम पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। स्केल ऑफ मेजरमेंट, वी हैव 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड नॉमिनल। पहला क्या है नॉमिनल, नोट करिए, ऑर्डिनल, ठीक है, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। 4 स्केल्स होते हैं, चारों स्केल्स को आगे भी पढ़ेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब देखते हैं नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल क्या है? When the data for a variable consists of labels or names used to identify the characteristic of an observation, the scale of measurement is considered a nominal. Nominal से नाम याद रख लीजिए, नाम। Nominal मतलब नाम, जो डेटा नेम के बेसिस पे डिफाइन किया जाए। जैसे नाम हो गया, किसी का नेम हो गया, बोर्ड हो गया, जेंडर, ब्लड ग्रुप, इन सब के नाम है ना, ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव, नाम हो गया ना, जेंडर, मेल, ठीक है। तो जिनमें हम क्या करें, मेजरमेंट इज कंसीडर एज अ नॉमिनल स्केल, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनके डिफरेंट नाम, तो वो क्या हो गया हमारा नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। समथिंग नॉमिनल वेरिएबल माइट बी न्यूमेरिकली कोडेड, लाइक बी माइट कोड मैन एज 1 एंड वुमेन एज 2 और कोड मैन एज 3 एज वुमेन एज 1। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कोड भी दे सकते हैं, किसी मैन को 1, किसी मैन को 2, यानी कि हमने मैन्स की टेबल में कोड्स दे दिए अलग अलग आदमियों को, ठीक है। देयर इज नो ऑर्डरिंग इन द वेरिएबल, हमारे नॉमिनल स्केल के वेरिएबल में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है, ठीक है। अब आप ये भले ही कर सकते हो कि नेम में आप ऑर्डरिंग दे दो कि राकेश आर पहले आ रहा है और किसी का नाम जैन है जेड से, तो वो बाद में आ रहा है, तो वो अलग बात है, बट देयर इज नो एनी ऑर्डरिंग इन द वेरिएबल, उनके वेरिएबल्स में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। इन शॉर्ट, नॉमिनल स्केल इज जस्ट कैटेगरिकल ऑफ लेबल विच डज नॉट कंटेन एनी ऑर्डर। यानी कि नॉमिनल स्केल एक ऐसी स्केल है जहाँ पे कैटेगरिकल जो डेटा है वो कैटेगरी डेटा को लेवल के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो कोई ऑर्डर कंटेन नहीं करता है। अब देखते हैं ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ऑर्डिनल क्या है, अब जिसमें देख लीजिएगा ऑर्डर आ सकता है। When data exhibits properties of nominal data and the order or rank of the data is meaningful, कुछ नहीं है, ये सेम नॉमिनल डेटा है बट इसमें ऑर्डर आ गया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Each customer who visits our restaurant provide a service rating of excellent, good और poor। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेटा ये नाम ही है एक्सीलेंट, गुड और पुअर, बट यहाँ एक टाइप की रेटिंग हो गई, तो ये रैंक जब आ जाती है तो वो ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। नोट देखो, वी कैन कोड एन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट एज वेड कैन बी कोडेड एज 1, गुड कैन बी कोडेड एज 2 एंड एक्सीलेंट कैन बी कोडेड एज 3। यहाँ ऊपर क्या हो रहा था, यहाँ पे हम मैन को जब कोड कर रहे थे 1, 2, 3 के बेसिस पे, यहाँ क्या है रेटिंग्स है। अब रेटिंग तो एक तरीके से ऑर्डिनल स्केल है ही, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। इन शॉर्ट, ऑर्डिनल स्केल इज जस्ट कैटेगरिकल और लेवल विच कंटेन एन ऑर्डर, ये ऑर्डर कंटेन करता है, बस ये है कुछ नहीं, बस नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है जैसा नॉमिनल था, बट इसमें ऑर्डिनल स्केल में बस ऑर्डर आ जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एक्सीलेंट, गुड और पुअर, ये रैंकिंग्स है, ठीक है। अब देखते हैं इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। इंटरवल क्या होता है, तो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में if the data have all the properties of ordinal data and the interval between values is expressed in terms of fixed unit of measure if the data have all properties of ordinal data। अगर डेटा में ordinal data की सारी properties है and the interval between values is expressed in term of fixed number of measure। नोट देख लेते हैं, पहले नोट से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर एन AC रूम where temperature is set 20 degrees Celsius and the temperature outside the room is 40 degrees Celsius, it is corrected to say the difference in temperature is 20 degrees Celsius, but it is incorrect to say that the outdoor is twice as hot as indoor, ठीक है। Also temperature in degree Fahrenheit or degree centigrade has an interval scale of measurement because it has no absolute zero
In this Celsius scale, 0 and 100 are said to be as the freezing point and the boiling point where the Fahrenheit is 32 and 212. इन सब से हमें बात ये समझ में आ रही है कि जिसमें हम इंटरवल्स दे सके वो डेटा हमारा इंटरवल डेटा कहलाता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझ के रखो, आगे मैं आपको और सारी चीज़ें जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा एक्सप्लेन कर दूंगा। रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट की अगर बात करें तो रेशियोज वही है। रेशियोज में क्या आता है, हाइट है, वेट है, मार्क्स है, ये सब क्या है, रेशियोज है। तो अब एक तरीके से इसका चार्ट एक बार समझ लेते हैं। ये चार्ट पूरा आप लोग बना भी सकते हैं, बहुत सही चार्ट है। इसमें क्या है कि नॉमिनल स्केल में क्या आता है, नेम, ब्लड ग्रुप, ईटीसी। ठीक है, ठीक है। और ऑर्डिनल स्केल में क्या आता है, रैंकिंग और रेटिंग। इंटरवल डेटा में टेम्परेचर, जीपीए, सीजीपीए, ईटीसी। रेशियो स्केल में एज, हाइट, वेट, मार्क्स, ये क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है। ये दोनों क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है। ये दोनों क्या है, कैटेगरिकल डेटा है। तो ये कैटेगरिकल के पार्ट हो गए, ये न्यूमेरिकल के पार्ट हो गए। नेम्ड कैटेगरीज, इसमें क्या होता है, नेम होता है। इसमें क्या होता है, नेम प्लस ऑर्डर होता है। इसमें क्या, नो एब्सोल्यूट जीरो डिफरेंस एग्जिस्ट। इसमें क्या, डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। ट्रू जीरो एग्जिस्ट, रेशियोज पॉसिबल। इसमें रेशियो भी पॉसिबल है और ट्रू जीरो भी पॉसिबल है। ओके, अब चलते हैं आगे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम्स मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एंड यहाँ से आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया। तो इसमें मैं आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करा दूंगा। एंड प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैं आपको इनमें जो आपके जीआरपीएस होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करा दूंगा। एंड आपका जो असाइनमेंट्स होते हैं वो सारे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से रिलेटेड करा दूंगा। वो वीक वाइज हो या नहीं भी हो तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार मैं ये चीज़ करता हूँ कि मैं अपना यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर टाइप कर देता हूँ। तो जिन लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे भेज सकते हैं। एंड डाउट्स के अलावा आपको मैं यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, तो ये नंबर 1 मिनट 26। ओके, तो ये मेरा नंबर है, ये आप देख सकते हैं 8573931926। एंड जिसको एक आप लोग मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ्स हैं जिसमें आपके जीआरपीएस एक्टिविटी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपके पोर्टल पे हैं, अगर वो सेंड कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोग यहाँ सेंड कर दीजिएगा, जिनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।